तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक खुलासा करता हूं। लास्ट जब मैंने सैटरडे को आपको कहानी सुनाई तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं सुनाऊं कि ना सुनाऊं। वजह ये थी, अब उसे आप शौक कहिए, लालच कहिए, मालूम नहीं। उससे एक दिन पहले थर्सडे को एक शादी में गया था, वो भी पुरानी दिल्ली की शादी थी। खाना बड़ा अच्छा होता है वहां का, और बहुत एक लंबे अरसे के बाद शादियों का खाना खाने का मौका मिला। अब इतना उतावला हो रहा था कि खाना खाते खाते अपना ही गाल काट लिया। अब जब गाल काट लिया तो बोलने में तकलीफ हो रही थी। तो नेक्स्ट डे फिर मुझे लगा सुनाऊं ना सुनाऊं, लेकिन फिर मजबूरी थी। तो कई लोगों ने लिखा भी कि उस दिन लग रहा था कि आपको कुछ हुआ था। तो ये इशू थी, अभी भी तकलीफ है, लेकिन खाने से बात आता नहीं। तो खैर, ये खुलासा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले हफ्ते की बात है। पटना हाईकोर्ट से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया। पटना हाईकोर्ट ने 10 साल पुरानी एक शादी पर अपना फैसला सुनाना था। यह शादी थी एक इंडियन आर्मी में काम करने वाले भारतीय सेना से जुड़े हुए एक जवान और उनकी पत्नी रविकांत और उनकी वाइफ वंदना की। डिवोर्स का मामला था। 2013 में इन दोनों की शादी हुई थी, जून, और अब 23 आ गया, नवंबर के लास्ट वीक में यह फैसला आया। तो पटना हाईकोर्ट ने रविकांत, जो भारतीय सेना में काम करते हैं, उनकी अर्जी पर उनके हक में फैसला सुनाते हुए उनकी और उनकी वाइफ वंदना की शादी को लीगल मानने से इनकार कर दिया। कहा कि ये अवैध है, अमान्य। तो 10 साल पुरानी शादी को एक बड़ी अदालत ने इलीगल मान लिया। अब आप कहेंगे कि इसमें खबर या कहानी क्या है, तो यहीं से कहानी शुरू होती है। ये पटना हाईकोर्ट का ये फैसला ही था जिसने मुझे इस कहानी के बारे में रिसर्च करने के लिए मजबूर किया। अब 10 साल पुरानी शादी को कोई कोर्ट इलीगल मान रही है तो क्यों? तो इसके पीछे रविकांत की कहानी थी। कहानी ये थी कि 2013 में मई का महीना था। रविकांत की भारतीय सेना में नौकरी लग गई। अब वो बेगूसराय के इर्द गिर्द आसपास का रहने वाला, बिहार के। जैसे ही नौकरी लगी, गांव में बात फैल गई, और इसी के बाद एक रोज अचानक शाम जैसी अंधेरा हुआ, रविकांत किडनैप हो गया। किडनैप होने के बाद देर रात रविकांत को जब तक कुछ समझ में आता, बराबर में एक दुल्हन बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग थे, हथियार थे, दुल्हन के माँ बाप थे। उसके बाद धमकाने का दौर शुरू हुआ। अब जान के लाले पड़े थे। 7 फेरे ले लिए रवि ने, और उसके बाद से मामला 10 साल चला। तो रवि ने इसी बात को चैलेंज किया था कि ये शादी नहीं, असल में उसको पकड़कर किडनैप करके ये शादी कराई गई थी। अब क्या ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है किसी को किडनैप करके शादी कराना? तो आप शायद यकीन ना करें, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज भी साल भर में 300 से 400 ऐसी शादियां होती है, जिसमें एक लड़का जैसे ही लगता है कि बस अब इसकी नौकरी लगने वाली है, उसको अगवा किया जाता है और फिर उसकी शादी करा दी जाती है। इस शादी का नाम उन इलाकों में पकड़वा शादी के नाम से या पकड़वा शादी के नाम से कुख्यात है या मशहूर है। तो ये शादी क्या है और कैसे शादी जैसे एक पवित्र रिश्ते को इस तरीके से किडनैप करके किया जा सकता है और बाकी हो रहा है? तो पूरी डिटेल में अब ये कहानी रविकांत के इस केस के फैसले के बाद आपके सामने। बिहार में एक जगह है बेगूसराय, बेगूसराय के पास है मोकामा। ये सब बिहार की राजधानी पटना से आसपास में है। कहते हैं कि कब से इसकी शुरुआत हुई ये पता नहीं है, लेकिन ये 70s 80s की बात है, और तब से खासतौर पर इस इलाके में ये चलन शुरू हुआ। अब शादी 2 परिवारों का मिलन होता है, 2 दिलों का मिलन होता है, 2 रिश्ते जुड़ते हैं। अब शादी बंदूक के दम पर क्यों और कैसे, और ये पकड़वा शादी क्या है? तो हुआ ये कि 70-80 का दशक था। हमारे देश में, आपको पता है शायद, क्राइम तक फैमिली मेंबर पूरी जानती होगी, दहेज नाम की एक बला है, एक जहर है, जिससे हर माँ बाप गुजरते हैं, खासतौर पर लड़की के माँ बाप। दहेज दो, शादी करेंगे। लड़के की डिमांड होती है, साइकिल से लेकर, मोटरसाइकिल से लेकर, कार से लेकर, घर, बंगला, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, अलग अलग डिमांड। इतनी ख्वाहिशें होती हैं कि उनकी पूरी नहीं होती। अब माँ बाप लड़की के बेचारे वो क्या करें?
कहते हैं कि अगर दहेज नहीं दिया तो शादी नहीं होगी, तो मजबूरी में दहेज दे देते हैं और फिर शादी होती है। अब दहेज मांगने वालों से हालांकि मुझे लगता है कभी शादी करानी ही नहीं चाहिए। और हर माँ बाप ठान ले कि अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। तो सोचिए कि जो माँ बाप ये सोचते हैं हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, लड़के वाले क्या सोचेंगे अगर उनको भी हर लड़की का माँ बाप अपनी लड़की देने से मना कर दे, वो भी तो फिर कुंवारे ही रह जाएंगे। लेकिन खैर इस पर लंबी बहस हो सकती है। तो इसी बेगूसराय इलाके में 70 का दशक था, एजुकेशन इतना था नहीं उस दौर में, 60-70s में। तो फिर फैमिली प्लानिंग ये सारी चीजें भी नहीं थी इतनी। तो एक एक घर में बहुत सारे बच्चे होते गए, औलादे होती गई। अब वो लोग जिनकी बहुत हैसियत नहीं थी, माली तौर पर भी मजबूत नहीं थे, उनके भी घर में बहुत सारे बच्चे हो गए। कई तो इतने हुए कि अब 2-3 बेटियां हो गई तो एक बेटा हो जाए, उसके चक्कर में 4-5 बेटियां पैदा हो गई। तो एक बड़ा तबका ऐसे लोगों का था। अब इसमें बहुत सारे, बिहार में जाति और यूपी में भी बड़ा वो मैटर रखता है। ये ताकतवर लोग हैं, ये ऊंची जाति के हैं, इनकी शान आन बान सब अलग है। अब ऐसे ऊंची जाति वाले भी जिनके अब उजड़े हुए रियासत के लुटे हुए सुल्तान हो चुके हैं, अब उनके घर में भी 4-4 बेटियां हैं। अब दौलत तो इतनी है नहीं, लेकिन शादी अपने से नीचे वाले से करेंगे नहीं, क्योंकि बात रसूख का है, इज्जत की है। लेकिन करें कहां 4-4 बेटियों की शादी, क्योंकि पैसे तो है नहीं, और झुक के शादी करेंगे नहीं। सब अपने से कमतर लोगों से करेंगे, अपनी बिरादरी के बराबर वाले से, जिसका खानदान भी उनके खानदान के बराबर हो। तो ये सारे मसले जब आने शुरू हुए, पैसे थे नहीं, तो यही ये जो बड़े लोग थे दबंग टाइप के, जिनकी बेटियां ज्यादा थी और पैसे थे नहीं, उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा यार कुछ ऐसे डॉन टाइप या जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं उनको पकड़ा और कहा कि यार हम ये लड़के हैं, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, इन लड़कों में से ये अच्छा है, इसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, इनसे मेरी बेटी की शादी करा दो। अब ये कैसे काम शुरू हुआ ये कि जब बिहार में इंटरमीडिएट का एग्जाम अगर कोई लड़का दे रहा है, तो उस दौर में सरकारी नौकरी पाना भी बड़ा आसान काम था। तो ये मान के चलते थे लोग कि ये इंटरमीडिएट पास करेगा, इसको रेलवे में, इसको बैंक में, या फिर ये इंजीनियर या डॉक्टर कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, सरकारी नौकरी पक्की है, सेना में भी चला जाएगा। तो करते क्या थे कि जैसे इंटरमीडिएट का जो लड़का एग्जाम दिया उनके इलाके में, सीधे उसके ऊपर नजर कि अब इसको उठाना है। उस वक्त उम्र भी क्या होती है उसकी, 15, 16, 17 साल। तो इंटरमीडिएट वाले लड़के सबसे ज्यादा किडनैप होने शुरू हो गए। अब इधर क्या चल रहा है बराबर में कि जिनकी बेटियां हैं, दहेज दे ही नहीं सकते, हैसियत है नहीं, फिर शादी का तामझाम, खर्चा भी बहुत है, बारातियों का आना, बाकी मेहमानों का आना। तो इन लोगों ने क्या किया कि कुछ दबंगों को पकड़ा और कहा देखो, जो लड़के हम लोग पसंद कर लें कि ये ठीक ठाक इसकी नौकरी लग रही है, कि डॉक्टर बनने वाला, इंजीनियर बनने वाला, या फिर बैंक में नौकरी लगनी है, या फिर रेलवे में नौकरी लगनी है, सेना में जा रहा है, उस लड़के को जिसे हम चुनेंगे तुम उसको किडनैप करोगे, और किडनैप करने के बाद बताई हुई जगह पर लाओगे, लड़की वाले तैयार रहेंगे और उस लड़के से उसकी बंदूक के दम पर शादी करा देंगे। इसको कहते हैं पकड़वा शादी। अब फीस बनाई लोगों ने, जो गैंग जो किडनैप करेगा उसने कहा ठीक है, लड़का कितना कमाता है, कितना दहेज मांग रहा है, तो पता चला कि 20 लाख रुपए दहेज मांग रहा, मान लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है 20 लाख तुम तो दोगे नहीं, हमारी फीस 2 लाख दे, तो 2 लाख में सारी शादी, और शादी के बाद की भी गारंटी कि वो लड़की को तंग नहीं करेगा, भगाएगा नहीं, भागेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद भी हम नजर रखेंगे। तो कहाँ 20 लाख दहेज देना है, कहाँ 2 लाख रुपए एक गुंडे को देना है, और फिर शादी धूमधाम से तो होनी नहीं है क्योंकि वो पकड़वा शादी है, तो मुश्किल से 50,000 रुपये और मान लीजिए या 1 लाख, तो 2-3 लाख रुपए में शादी निपट गया। जबकि 20 लाख दहेज, उसके ऊपर से खर्चा, तो बड़ा फायदे का सौदा था। तो जो बड़े बड़े लोग थे जिनकी बेटियां थी, उन्होंने ऐसे दबंगों को कांटेक्ट करना शुरू किया। शुरुआती फीस 5-10 हजार रुपये हुआ करता था कि एक लड़के को उठाना है 5-10 हजार में, फिर शादी करानी है और पैसे ले लो। लेकिन फिर रेट बढ़ता गया। तो जैसे ही एक लड़का नौकरी के लायक होता है, उसको किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने के बाद अब वो जो गुंडा है वो लड़की वालों के बताए हुए जगह पर ले जाता है। वहां पहले उसको धमकाया जाता है, अगर ना माना तो पीटा भी जाता है, फिर जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब उस उम्र में लड़का भी इतना सब कुछ ये सब पता तो है नहीं, तो उसे लगता है जान बचाओ, जान बचाना तो शादी करो, तैयार हो जाता है। अब चाहे मन से करे या दबाव में करे, लेकिन शादी कर लिया।
शादी करने की जैसी शादी हो जाती है उसके बाद बाकायदा उसको एक दामाद का रिस्पेक्ट दिया जाता है। फिर उसके बाद लड़की को उसके घर पर विदा किया जाता है। लेकिन साथ में वो जिसके जरिए ये शादी हुई है उस गुंडे की, वो उस लड़के के घर पे नजर रखता है और इस धमकी के साथ कि अगर इस लड़की को कुछ हुआ, तुम्हारे घर वालों ने इसको तंग किया, मारा पीटा या तुमने नहीं अपनाया तो फिर पूरे परिवार को मार देंगे। उसके बाद वो तब तक नजर रखते हैं जब तक कि इस शादी के बाद कोई एक बच्चा ना हो जाए उस दूल्हा दुल्हन को। जैसे ही बच्चा हो जाता तो उन्हें लगता है कि चलो अब तो परिवार समाज सब में मान्यता मिल गई, क्योंकि वो बाप बन गया, वो माँ बन गई, तो अब जो छोड़ेगा नहीं। तो वहां तक की वो गारंटी लेते हैं। अब इसका नतीजा क्या हुआ? ये हुआ कि खासतौर पर पटना से सटे ये मोकामा, बख्तियारपुर और उसके आसपास का जो इलाका था, जब धीरे धीरे पकड़वा शादी बढ़ने का चलन इसका शुरू हुआ, तो मान लीजिए किसी का बच्चा पास कर गया जो बाहर इस इलाके से पढ़ रहा है, पटना में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, कानपुर में, कहीं और, अगर उसकी नौकरी लग गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा है बैंकिंग के या फिर इंजीनियरिंग निकाल लिया या रेलवे में लग गई, तो पूरा घर खामोश रहता था और उस लड़के की साफ हिदायत दी जाती थी कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम पास कर गए हो, तुम्हारी नौकरी लग गई है। क्यों? उन्हें मालूम था कि अगर ये बात फैल गई कि इसकी नौकरी लगी है तो सीधे वो किडनैप हो जाएगा और उसकी शादी करा दी जाएगी। तो माँ बाप अपने बच्चों से ये सच छुपाने के लिए कहते और खुद भी छुपाते, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में किसी को नहीं बताते सिवाय माँ बाप के, और किसी को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे की कहाँ नौकरी लग गई। ऐसी चीज जब वो खुफिया रखते तरीके से, बताते नहीं, उनका बच्चा बच जाता। फिर वो कहीं जाकर बाहर दूर उसकी शादी करा देते, तब तो वो सेफ। लेकिन अगर वो आ गया और ये सच्चाई पता चल गई तो फिर लड़का गया। तो इस तरीके से ये चलन शुरू हुआ। अब धीरे धीरे जो जो लड़के उस नजर में आते गए, और ये नजर में कैसे आते थे लड़के, भाई कैसे हर वक्त नजर रख रहे हैं, तो इस पूरे रैकेट में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते था वो इसी फैमिली का, जिस फैमिली का ये लड़का है जो नौकरी के लायक हो गया, जिसकी नौकरी लग गई, उसी का कोई क्लोज रिश्तेदार भेदिया होता था। वो बताता था उस लड़की वाले को, पहले से ही तय होता था कि भाई जो भी बताएगा एक होनहार लड़का जिसकी नौकरी लग गई है तो उसे कुछ पैसे देंगे। तो लालची लोग हर तरफ भरे होते हैं। तो एक करीबी अपना ही घर का भेदिया, नजदीकी या दूर का रिश्तेदार ऐसे लड़की वालों को उन लड़कों की जानकारी देता था जिनकी लड़की की शादी करानी है और वो दहेज देना नहीं चाहते थे। फिर वही भेदिया जब शादी होकर वो लड़की पहुंच जाती तो डे टू डे वो रिपोर्ट करता उस गुंडे को भी जिसने धमका कर शादी कराई और उस लड़की के घर वालों को भी कि हाँ ठीक है, मारता पीटता नहीं है। धीरे धीरे अब ये तो हो गया, शादी भी हो गई, लेकिन अब लड़के को पता है कि उसकी शादी जो है जबरिया हुई है, जबरन उसकी शादी करा दी गई है। उधर लड़के के माँ बाप का भी सपना टूटता है कि अगर मैं शादी कराते तो कहीं दहेज मिल जाता, लड़के की नौकरी अच्छी है, सरकारी नौकरी लग गई है, तो वो दहेज से हाथ धो बैठे, तब इसका असर क्या होता? लड़की पर पड़ता, जिस लड़की का कोई दोष नहीं है, क्योंकि लड़की की अगर जबरन शादी भी कराई जाती है तो उसके माँ बाप कराते हैं। लड़की की ज्यादातर मामलों में मर्दी शामिल नहीं होती। एक लड़की हमेशा यही चाहती है कि उसकी शादी धूमधाम से, डोली उठे, बारात आए, लेकिन पकड़वा शादी में बारात और ये सारी चीजें तो होती नहीं थी, गिने चुने लोग, बंदूक के साए में शादी। तो सबसे ज्यादा भुगतते इस जबरन शादी में लड़का और लड़की ही। लड़की, उसके साथ ससुराल में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता, सलूक नहीं होता। उधर लड़का, शादी तो हो गई लेकिन मन से वो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानता, क्योंकि उसके हिसाब से शादी हुई नहीं। बहुत सारे ऐसे मामले में फिर बच्चे हो जाते तो दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते कि चलो जैसा हुआ। कई ऐसे मामले भी हुए कि जबरन हुई लेकिन फिर पति पत्नी में प्यार भी हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हुए जिसमें पति पहुंच गया कोर्ट। उसी में से एक ये था रविकांत, जो 10 साल पहले वंदना से शादी हुई थी। तो इन लड़कों और लड़कियों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इतना बड़ा क्राइम हो रहा है कि शादी जैसी चीज जिसको आप किडनैप करके लड़के को जबरन शादी करा रहे हो, तो फिर कानून और पुलिस कहाँ है? ये कई बार सवाल उठा। तो बिहार के जिन इलाकों में ये चीजें सबसे ज्यादा होती है, इसी जो मोकामा और बेगूसराय का एरिया पूरा, तो जितने पुलिस वाले, उनका कहना है कि असल में ये मसला इतना टेढ़ा है कि मान लीजिए एक लड़का जिसकी नौकरी लगी उसको उठा लिया और फिर शादी करा दी। अब जो उठाया है वो तो इलीगल है क्योंकि वो किडनैपिंग का केस है, लेकिन जब शादी हो गई तो शादी को आप इलीगल करार देने के लिए आप कोर्ट कचहरी जाएंगे। लेकिन यहां ये हुआ है कि ये सारी चीजें कानून से अलग धार्मिक तरीके से हो रही है। वो 7 फेरे हो रहे हैं, वो पंडित है, तमाम रस्मों
की अदायगी हो रही है। तो इस क्राइम के मामले में बीच में धर्म भी आ गया और आस्थाएं भी आ गए, रिवाज भी आ गए। तो ये एक सोशल इशू हो गया। अब पुलिस वाले अगर उसको उठा के लड़के को अंदर कर दें तो उधर जो लड़की है बीवी, वो कहेगी मेरा क्या कसूर है, माँ बाप ने भी मेरी नहीं मानी, उन्होंने जबरन मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी, लड़के को उधर कहे किडनैप कर लिया, लेकिन अब मैं तो उसने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, तो मैं कहाँ जाऊं। मेरे पति को अगर आप जेल भेज देते हो या शादी को इलीगल करते हो, अब मुझसे दोबारा कौन शादी करेगा। तो ऐसे कई जब केस आए तो पुलिस ने भी पल्ला झाड़ लिया। ऐसे केसेस में पुलिस हमेशा ये कहती कि भैया दोनों परिवार मिलजुल कर जो भी सुलझा सको मसले को सुलझा लो। तो कानून ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया, और हो सकता कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि कानून की यहाँ पे अपनी मजबूरियां पुलिस की भी, क्योंकि जब एक क्राइम एक सोशल क्राइम हो जाए और उसमें बहुत सारे रिश्ते इन्वॉल्व हो जाए तो उसको आप डंडे और कानून के डंडे से आप सुलझा नहीं सकते। हाँ, पुलिस ये जरूर है कि जब उसे पता है कि इस इलाके में हो रहा है और किन किन लोगों की नौकरी लगने वाली है, तो कायदे से उसकी एक लिस्ट तैयार रख सकती है, फैमिली वालों को प्रोटेक्शन दे सकती है, देख सकती है कि इसको कोई उठा के शादी ना करा दे, लेकिन बरसों से चला आ रहा है। तो और सबसे बड़ी बात इसकी जो अगर जड़ में जाए आप, जिस दिन ये दहेज का दाना खत्म हो जाए, दहेज की प्रथा खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि किसी लड़की वाले को शायद इस तरह किसी लड़के को किडनैप कराकर भी शादी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी एक चीज है, लेकिन दहेज खत्म हो नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे मामले हुए जिसमें बहुत सारे, लेकिन दूल्हा और दुल्हन कोर्ट तक पहुंच गए पकड़वा शादी में। एक इंजीनियर थे विनोद कुमार, 2017 में इनकी शादी हो गई थी, और इनकी शादी का वीडियो भी था जब ये जबरन शादी हो रही थी। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आसपास में गनर ये सब खड़े गए, तो उस वक्त ये वीडियो वायरल भी हुआ था 2017 में कि देखो पकड़वा शादी हो रही और जबरन हो रही है, दूल्हा बेचारा रो रहा है, और इंजीनियर था। बाद में कोर्ट पहुंच गया, शादी के कुछ वक्त बीता, थोड़ी डर कम हो गई, तो विनोद कुमार इंजीनियर जो है वो कोर्ट पहुंच गए, और उन्होंने जाकर पटना के जो कोर्ट था वहां पे कहा कि मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ गन पॉइंट पे हुई है, तो मैं शादी को नहीं मानता हूं। ये मामला कोर्ट में चलता रहा। 2019 में जज ने फैसला सुनाया पटना के सिविल कोर्ट के, और विनोद कुमार हक के फैसला में हक में सुनाया और कहा कि चूंकि एक गन पॉइंट पे किडनैप करके ये शादी हुई थी, इसलिए शादी इलीगल है, और उस शादी को अमान्य करार दिया। उसके बाद विनोद कुमार ने दूसरी शादी की अपनी मर्जी से, घर वालों के हिसाब से। 2013 में भी एक रविंदर कुमार नाम के, इनके तो 15 साल की उम्र थी, इसने इंटरमीडिएट जस्ट पास किया और इसकी पकड़ के किडनैप करके इसकी शादी कर दी, और शादी भी की 11 साल की लड़की से। तो ये भी गए कोर्ट में। अब यहाँ कोर्ट में बड़े सारे इसमें मसले थे। एक तो 15 है, 11 बालिग भी नहीं है जो शादी के लिए उम्र है। तो हालांकि इसमें उस वक्त कोर्ट ने देखा कि दोनों तरफ का दबाव भी बहुत है, तो कोर्ट ने कहा था कि पहले ठीक है इन दोनों को बालिग तो हो जाने तो फिर बताएंगे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। ऐसे ही दरभंगा जिले की एक, बिहार का ये सारा मामला है, एक कमला नाम की लड़की की शादी करवा दी गई थी एक लड़के को पकड़कर जबरदस्ती, और इसके बाद वो जो लड़के वाले थे वो भी ठीक ठाक दबंग थे। कमला की कहानी इन सबसे अलग कहानी थी। कमला की शादी हो गई, जो दबंगों ने शादी कराई उन्होंने लड़कों को धमकाया घर वालों को कि लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए। अब कमला पहुंच गई ससुराल। ससुराल वाले भी ठीक ठाक थे पैसे से और थोड़े दबंग टाइप। अब यहाँ बेटे की शादी हो गई और एक खानदान में बात और गांव में फैल गई। अब जब फैल गई तो फिर ये हुआ कि लड़के की शादी हो चुकी है। अब हमारा जो पूरा ताना बाना सामाजिक है वो ऐसा होता है कि ये सारी चीजें शहरों का तो पता नहीं, गांव में बहुत इंपॉर्टेंट माने रखती है कि अच्छा इसकी शादी हो गई, अब मतलब वो जो भी करेगा तो उसकी फिर वो दूसरी शादी कहलाएगी। तब कमला की शादी की बात उसके पति के गांव में हर तरफ फैल गई। अब वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता था। कमला को उन्होंने रख लिया घर में बहू के तौर पर और एक पत्नी के तौर पर, लेकिन कहते हैं कि कमला बरसों तक वहां घुट घुट कर जी। क्यों? उसे रखा, उसे मारा पीटा कुछ नहीं, लेकिन एक बहू को जो रिस्पेक्ट, एक बहू को जो हक मिलना चाहिए वो भी उसे कभी नहीं मिला। और उसकी वजह ये थी कि उसका पति यही कहता था कि एक दामाद को जो रिस्पेक्ट और हक मिलना चाहिए था मुझे कभी वो मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे तो बंदूक के नोक पर दामाद बना दिया गया था। तो कमला की कहानी बड़ी मार्मिक है। वो न लौटी, न शादी लीगल हुई, न उसको छोड़ा, घर में है, लेकिन शायद उसे एक बहू का या एक पत्नी का जो प्यार मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। सहरसा जिले में भी 2012 में, ये तो और भी इंटरेस्टिंग किस्सा था कि कुछ दोस्त थे,
जो मैंने कहा था ना, बहुत करीबी और रिश्तेदार और ये लोग भेदिया होते हैं, ऐसे लड़कों की मुखबरी करते हैं। तो इसी में से 2012 में एक दोस्त था, और उसका दोस्त जो है, सब लोगों ने एक पार्टी रखी। वो आया था शहर से और एग्जाम दे लिया, उसकी नौकरी लगनी थी, नौकरी भी फाइनल हो गई थी। तो दोस्त ने कहा जो है नौकरी की खुशी में पार्टी रखते हैं। उसको ले गए पार्टी में उसे पिलाया विलाया, और उसके बाद हाथ पैर बांध कर उसको ले गए सीधे लड़की वालों के हवेली पर, और वहां ले जाके कहा कि लो भैया तुम्हारा दामाद। अब उसको उसी तरीके से डराया धमकाया पीटा गया, और फिर उसकी शादी होगी। 2012 का ये किस्सा था। तो ऐसे कहानियां भरी पड़ी हैं। अच्छा, इनमें से ज्यादातर एक अजीब, कहें इसे क्या कहें, कि जो शादियां हुई हैं किसी बेरोजगार से, किसी गरीब से, ऐसे किसी को किडनैप करके नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी बाप अपनी लड़की अगर किसी को देगा तो ठीक ठाक परिवार देखकर ही देगा। तो उस हिसाब से अगर आप दूसरा पहलू देखें तो इसमें जितनी भी पकड़वा शादी के शिकार हुए हैं वो तमाम वो लड़के हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की, जो बैंकर बने, जो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जिन्होंने रेलवे में अफसर बने, सेना में गए, सेना में काम किया। तो ऐसी ऐसी जगहों पे काम करने वाले लोगों के घर के अंदर या उनके साथ जब उनकी शादी हुई, बंदूक के नोक पर हुई, और उस शादी को उनको एक्सेप्ट करना पड़ा धीरे धीरे। क्योंकि वो इलाका आज भी ऐसा है कि वहां अगर आप एक बार शादी हो गई तो फिर विरले ही होते हैं, जो मैंने कुछ एग्जांपल दिया कि कोर्ट पहुंचे और ये पहुंचे, वरना ऐसा होता नहीं है। फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो मानना पड़ता है, और पूरी जिंदगी, चाहे आप पूरे मन से मानो या ना मानो। दुनिया में पता नहीं दुनिया कहां कहां पहुंच गई है, लेकिन कमाल ये है, और ये जो मैंने आपको बताया, कभी मौका मिले, पटना से मुश्किल से 70 किलोमीटर दूर है, बेगूसराय रिफाइनरी टाउनशिप के लिए भी जाना जाता है। वहां रिफाइनरी का बहुत बड़ा वो है। और उससे पहले मोकामा है, मोकामा गोंडा, और उनके लिए ये जो आपके मतलब दबंग लोगों के लिए भी जाना जाता है। एक अनंत सिंह बिहार के बाहुबली नेता, वो इसी मोकामा से आते हैं। तो ये उसी इलाके में ज्यादा होता है, और पकड़वा गैंग आज भी एक्टिव है। आज भी अगर वहां पता चल जाए कि ये लड़का है, पढ़ने में बहुत तेज है, पक्का ये इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन तो कर लेगा, समझ लीजिए उसकी शादी खतरे में है। क्योंकि वो उठाया जाएगा और उसे कभी भी दूल्हा बन सकता है, या किसी की नौकरी लग गई। ये आज भी है, आज भी एक गैंग, बहुत सारे अलग अलग क्राइम होते हैं कि किसके पास पैसा है, किसको लूटना है, किसको मारना है, दुश्मनी है, सुपारी है। लेकिन ये वो इलाका है जहां कुंवारे काबिल लड़कों की तलाश रहती है, उन पर नजर रहती है, और उसे उठाया जाता है और दूल्हा बनाया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे बच जाएंगे, दहेज नहीं देना पड़ेगा, और जो उस हैसियत के हैं उनको उस हैसियत का दामाद मिल जाएगा, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन शादी किडनैपिंग के बाद ही होगी। तो ये थी आज की कहानी।